एंड अभी मैं स्टार्ट करता हूँ कि जब मैंने फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट था, मैंने एडमिशन लिया था, तो मैंने जो ऑब्जर्व किया थ्रू आउट मेरी जो लॉ जर्नी थी कि कैटेगरी एक 3 कैटेगरी में बच्चे एडमिशन लेते हैं। सबसे पहली कैटेगरी कि भाई जिसको पता है कि या तो मैं लिटिगेशन करूंगा, मैं जुडिशरी करूंगा, एक क्लियर है, मेरे को एडवोकेट बनना है, मेरे को जज बनना है। वो बहुत कम लोग होते हैं जो जिनको पता होता है फर्स्ट ईयर में कि भाई मेरे को इस फील्ड में जाना, राइट। दूसरी चीज होता है कि जो किसी साइड बाय साइड किसी दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं, और वो लॉ को एज अ बैकअप कर लेते हैं और एंट्रेंस देते हैं, क्लियर हो जाता है तो वो भी एडमिशन ले लेते हैं। आई एम श्योर कुछ ऐसे होंगे जरूर इसमें आप, ठीक है। थर्ड वो होते हैं कंफ्यूज। कंफ्यूज की यार लॉ में एडमिशन तो ले लिया है, किस राह में चलना है, कैसे चलना है, क्या नहीं करना है। मैं थर्ड वाला था, मैं बिल्कुल कंफ्यूज था। मेरे को क्लियर नहीं था मैं जुडिशरी करूंगा या फिर लिटिगेशन में जाऊंगा या क्या, कुछ क्लियर नहीं था। पर थर्ड वालों के लिए इंपॉर्टेंट है कि मेजोरिटी थर्ड वाली है। मेजोरिटी लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि यार ले तो लिया एडमिशन, किस तरीके से आगे परस्यू करना है। तो पहली चीज आता है जुडिशरी और लिटिगेशन पे। अगर आपको क्लियर है कि आपको जुडिशरी में अपने करियर बनाना है, तो आपके लिए सबसे बढ़िया बात यह है कि आप फर्स्ट ईयर से ही अपने सारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको सीरियसली लेना शुरू कर दें। आपके जितने भी बैरेक्ट्स हैं, क्योंकि जब आपका एग्जाम का सिलेबस होता है बहुत कम उसमें सेक्शंस आपको पढ़ने को दिए जाते हैं, लेकिन जितने भी आपकी जुडिशरी का सिलेबस होता है थोड़ा वास्ट होता है, उसमें सारे चीजों की इंपॉर्टेंस होती है, राइट। तो उसको उस प्रोस्पेक्टिव से पढ़े, और पूरे 3 ईयर इतना भी नहीं कि किताबों में डूबा रहना है, अपनी कॉलेज लाइफ भी एंजॉय कीजिए, कोई परेशानी नहीं है, राइट। लेकिन आपको बैरेक्ट्स को थोड़ा सा ध्यान से परस्यू करना है। और फिर एक क्वेश्चन बहुत बड़ा आता है कि जुडिशरी वाले बच्चों के लिए कि सर कोचिंग कंपलसरी है या नहीं है, मतलब कोचिंग से हमको कितनी मदद मिलेगी नहीं मिलेगी। तो ये हर किसी की अपनी खुद की चॉइस है, खुद की कैपेबिलिटी है, खुद की अंडरस्टैंडिंग है कि कितना आप लोग को समझ पा रहे हैं और कितनी आपको जरूरत है हेल्प की, राइट। तो उस चीज को आप कंसिडर करेंगे, आप अपने खुद जज होंगे उसमें कि मेरे को जुडिशरी में कोचिंग की जरूरत है नहीं है। और कोचिंग का सबसे बेस्ट टाइम होता है जब आप लॉ कंप्लीट कर लेंगे, तब उसको कोचिंग को ज्वाइन कीजिएगा, ताकि आप कोचिंग पे फुल 100% अपना एफर्ट दे सके, पूरे डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन कर सके। ये तो बात रही जुडिशरी की। अब जुडिशरी वाले बच्चों का थोड़ा क्वेश्चन ये भी आता है कि सर इंटर्नशिप करें ना करें, क्योंकि हमें तो जज बनना है। तो देखिए, जज बनना है नहीं बनना है वो बात की बात है, लेकिन कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को एनालाइज करने के लिए आपको कोर्ट को जाना पड़ेगा। चाहे कोर्ट में आप डायस पे ऊपर बैठे जज बन के या वकील बने नीचे, राइट। आपको प्रोसीडिंग्स को समझना पड़ेगा। तो इंटर्नशिप तो आप करें, और जब भी मौका मिले कोर्ट जाएं, कोर्ट को देखें। अब आता है लिटिगेशन वाले बच्चे कि लिटिगेशन भाई मेरे को फिक्स है कि मेरे को एडवोकेट बनना है, लिटिगेशन करनी है, और एक खूब अच्छा एडवोकेट बनना है। तो उसके लिए व्हाट वी कैन डू। तो फॉर दिस, जितनी ज्यादा इंटर्नशिप्स हो सके उतनी ज्यादा इंटर्नशिप्स करिए। अब इंटर्नशिप्स के दो चीजें आती हैं कि सबसे पहले इंटर्नशिप्स कब से स्टार्ट करनी है, वो कौन सा टाइम होता है जब इंटर्नशिप स्टार्ट कर दे। तो वो आपका है फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम के बाद। जो मैंने एनालाइज किया है, करीब हजारों बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछ चुके हैं, इन पर्सन भी, ऑनलाइन भी, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, हर जगह पूछते हैं। तो मेरा यही होता है कि अगर आपका 3 इयर्स लॉ है तो आपके पास टाइम बड़ा कम है। और फर्स्ट ईयर में जब आप आएंगे तो आपको थोड़ा एग्जाम का फोबिया होता है फैकल्टी ऑफ लॉ में, कि एग्जाम्स के आंसर कैसे लिखने हैं, क्योंकि आपको नहीं पता होता, लॉ की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं आप, फिर आप एग्जाम्स लिखते हैं, राइट। तो अपना पहले आप सेमेस्टर खत्म करें, सीधा फिर इंटर्नशिप आप स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। तो उसके लिए फर्स्ट सेमेस्टर के बाद से इंटर्नशिप कर दे। अब दूसरा मेन क्वेश्चन आता है इंटर्नशिप ढूंढे कैसे। भाई इंटर्नशिप क्या तो दिया बहुत सारे बच्चों को, तो मैं तो रियलिटी आपको बता, मुझे तो इंटर्नशिप की डेफिनेशन तक नहीं पता होती थी लॉ में। इंटर्नशिप होती क्या है, क्या पर्पस होता है इंटर्नशिप का। मेरे कुछ दोस्त थे, उनका अच्छा बैकग्राउंड था, वो जजेस के साथ इंटर्नशिप कर रहे थे, तो मेरे को लगता है इसका फायदा क्या है क्या नहीं। तो आज मेरे को लगता है यार फायदा तो बड़ा था उसका। ठीक है, तो इंटर्नशिप ढूंढनी कैसे है। इंटर्नशिप ढूंढनी, उसकी सबसे पहली जो की है वो है आपके सीनियर्स। आप इनकी गाइडेंस ले सकते हैं कि इन्होंने, क्योंकि इंटर्नशिप कहीं ना कहीं करी होगी, कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट होते हैं। जो आपके सुपर सीनियर होंगे, थर्ड ईयर वो पास आउट होकर जाएंगे, कहीं ज्वाइन करेंगे, तो आप उनकी भी हेल्प ले सकते हैं, राइट। पहले तो ये हो गया। दूसरा हो गया जो आपके पर्सनल कॉन्टैक्ट है, आपकी फैमिली में, फ्रेंड में, इन सब चीजों में, वहां से आप ले सकते हैं। तीसरा जो आज के टाइम में जो बहुत बड़ा माध्यम बन गया, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के जरिए भी आप बहुत सारे एडवोकेट को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंटर्नशिप ले सकते हैं। अब चलो मानता हूं मैं, तीनों चीजों में आप सफल नहीं होते, इंटर्नशिप नहीं मिलती, तो जरूरी नहीं है अगर आपको किसी एडवोकेट का ऑफिस या किसी फर्म का ऑफिस या किसी कॉर्पोरेट ऑफिस नहीं मिलेगा तो इंटर्नशिप नहीं कर सकते। आपके अंदर डेडिकेशन होगी तो आप जाइए, कोर्ट में बैठिए, अपनी ड्रेस में, प्रॉपर लॉ स्टूडेंट के ड्रेस में जाइए, आपको कोई मना नहीं करेगा। आप जाके कोर्ट में बैठिए, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को अप्रिशिएट करिए, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को ऑब्जर्व करिए।
अब कौन सी कोर्ट में जाके बैठे, सेशंस कोर्ट में सबसे अच्छा ट्रायल देखने को मिलता है हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, राइट। उसमें प्रॉपर पूरा ट्रायल होता है कि कैसे चीजें करनी कैसे नहीं करनी। तो ये हमारा बहुत हो गया जुडिशरी और इंटर्नशिप का। अब दूसरी चीज आते हैं जो बच्चे अभी गवर्नमेंट एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट ये है कि अगर उनको वो कोई स्टेट जुडिशरी है, कोई यूपीएससी है, या फिर सॉरी कोई स्टेट पीसीएस की सर्विसेज हो गई, तो वो साइड बाय साइड उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो उनका मेन ऑब्जेक्ट है। लॉ उन्होंने एज अ ऑप्शन भर दिया, किसी ने सजेस्ट किया कि भाई बैकअप लेके चल ले, या फिर कुछ नहीं हुआ तो अंततः लॉ में आ जाना, एडवोकेट बन जाना, राइट। तो उस चीज में मैं कहूंगा आपसे कि आपके जो मेन ऑब्जेक्ट है उसको फॉलो कीजिए। और बहुत सारे बच्चों के जैसे अभी जैसे पहले सेशन था उसमें किसी ने बोला कि मेरा अभी आने वाले में स्टेट पीसीएस में मेरा एग्जाम है, तो मैं फर्स्ट सेमेस्टर को कैसे फोकस करूं, कैसे एग्जाम को फोकस करूं। तो लॉ में, फैकल्टी ऑफ लॉ में एक ये फायदा ये है, आपको फर्स्ट ईयर में आपको मिनिमम 5 एग्जाम्स क्लियर करने पड़ते हैं सेकंड ईयर में एंटर होने के लिए। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट कोई और एग्जाम क्लियर करना है तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए, एडमिशन अपना सिक्योर कीजिए और उसमें अच्छे से मेहनत कीजिए। अगर आप फर्स्ट ईयर में 5 सब्जेक्ट भी क्लियर करेंगे, सेकंड ईयर में पहुंच जाएंगे, कोई परेशानी नहीं। और बाद में अगर आप 1% वो अनफॉर्चुनेटली चीजें नहीं हो पाती जो आप चाहते हैं, तो फिर लॉ को फोकसली चीजें कर सकते हैं, क्योंकि ये भी बहुत डायनेमिक करियर है इसमें, मैं तो खुद देख रहा हूँ रोज, राइट। अब चीज आती है तीसरी, जो कंफ्यूज है मेरी तरह, जो फर्स्ट ईयर में जिनके पास कोई आइडिया नहीं था सेकंड ईयर में करना क्या क्या है, तो आपको तो बस मैं कहूंगा कि अभी गो विद द फ्लो चलिए, आप एग्जाम्स को फोकस करिए, इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी है, कंफ्यूजन नहीं भी कर रही है लिटिगेशन तो भी इंटर्नशिप करके देख लीजिए, आपको पता तो चले, क्या पता आपको अच्छी लगने लगे चीजें, आप इसको आगे करियर को फोकस करने लगे, राइट। अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आपको बताऊंगा इसमें, कि तीनों साल को प्रोसीड कैसे करना है, इन तीनों साल में क्या करना है कि एक आप अच्छा करियर स्टैब्लिश कर सके। तो लिटिगेशन है तो मैंने बताया, खूब इंटर्नशिप कर सकें आप, राइट। आपको जो एक सब्जेक्ट आप आएगा थर्ड ईयर में जिसे ड्राफ्टिंग का बोलते हैं, मैं कहता हूं कि ड्राफ्टिंग और जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है ये हर ईयर में होना चाहिए। जो मेरा एक्सपीरियंस है, जब मैंने आके फील्ड में देखा, कोर्ट में जाता हूं तो बच्चा चाहे बहुत अच्छे से अच्छे कॉलेज से पढ़ के आया है, 2-3 साल की प्रैक्टिस भी हो गई है, लेकिन प्रोसीजर सीखने में बड़ा टाइम लग जाता है उसमें। तो ये चीज हमारे लॉ कॉलेजेस में थोड़ी कमी है कि पहले टाइम से, अगर स्टार्टिंग टाइम से एक प्रैक्टिस कि प्रॉपर प्रैक्टिस में क्या क्या प्रोसीजर होते हैं वो बता दिए जाए, और नहीं पता चलते हैं तो उसके लिए आप थोड़ा सजग रहें, इंटर्नशिप्स करें, थोड़ी अटेंडेंट हर जगह जाएं, राइट। अब हमारी बात आती है इंटर्नशिप का, ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है। अब जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने रियलाइज करी और आप सबके लिए बड़ी अच्छी चीज है, कि अपनी, अगर आपको एडवोकेट बनना है, ये डिसाइडेड है, ये कंफ्यूजन भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग कीजिए। मैं क्यों बोलता हूँ ये चीज, मेरे को बहुत सारे यंग ये लॉयर्स भी मिलते हैं, लॉ स्टूडेंट मिलते हैं जो पास आउट होके अपनी अभी लिटिगेशन करेंगे। मैं ये बोलता हूँ कि अभी पुराना टाइम नहीं है, सोशल मीडिया में बड़ी पावर है आज के टाइम में, राइट। मैं बैठे बैठे आज के टाइम में 2 लाख लोगों को शेयर कर सकता हूँ कोई चीजें, क्योंकि इतनी ऑडियंस मेरे पास इंस्टाग्राम पे आ गई है, ठीक है। तो आप अपनी प्रेजेंस बनाइए सोशल मीडिया पे, जरूरी नहीं है आप मेरी तरह वीडियो बनाएं, लोगों को नॉलेज उस तरीके से दे, आप अपनी फोटोज के जरिए, छोटे छोटे स्टेटस के जरिए लॉ की जानकारी दे सकते हैं, जिससे कि आपके जितने भी रिलेटिव है, फ्रेंड्स है, फैमिली है, सारी चीजें, सब चीजों को आप दिखा सके कि यू आर इन दिस प्रोफेशन। और हर किसी के सबकॉन्शियस माइंड में चलता है, आप आज के टाइम में, मैं हर जगह देखता हूँ, चाहे मैं कोर्ट से आ रहा हूँ, कोर्ट जा रहा हूँ, हर जगह हर कोई स्क्रॉल करता रहता है सोशल मीडिया पे। तो अगर आप सोशल मीडिया पे अपनी अच्छी प्रेजेंस बनाएंगे तो एक सबकॉन्शियस माइंड में आप हमेशा रहेंगे लोगों के, कि भाई ये लड़का लॉ कर रहा है, ये प्रैक्टिस कर रहा है, तो जब भी उसके पास कोई क्वेरी आएगी, से फॉर एग्जांपल कि मुझे लॉयर चाहिए, मुझे उसमें हेल्प चाहिए, तो सीधा वो आपका नाम सजेस्ट करेगा, क्योंकि आप उसको रोज दिख रहे हो, ठीक है। तो सर, तो देयर आर अ फ्यू क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं बता देती हूँ जो राइट चैट राइट, में से प्लीज रेलेवेंट है। प्लीज So प्लीज। first question is, what is a corporate lawyer? What is the scope of career after MBA plus LLB? Like managing legal affairs of company and what else? And can we shift to marketing, finance later on? सी देखो, एक एमबीए डिग्री और एक एलएलबी डिग्री ऐसी डिग्री है जो लोग इंटरेस्ट के साथ भी कर लेते हैं, और इनका कॉम्बिनेशन बड़ा लेथल कॉम्बिनेशन होता है। और अगर आप अपना कॉर्पोरेट, पहले बताए थे कॉर्पोरेट और लिटिगेशन लॉ में क्या फर्क होता है। कॉर्पोरेट लॉ एक ऐसा लॉ है जो एक कंपनी के लिए काम करता है, उस कंपनी के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को देखता है, उस कंपनी के सारे एग्रीमेंट्स को देखता है, उसके सारे लॉ कंप्लायंसेस को देखता है, कि जितने भी सारे लॉ कंप्लायंसेस है वो इन अकॉर्डेंस विद लॉ चल रहे हैं। वो सारी चीजें, सारी क्लाइंट्स मीटिंग, हर चीजों का लॉ के अकॉर्डिंग एनालाइज करता है। बेसिकली उसका फोकस एक कंपनी पे होता है, राइट। तो वो कॉर्पोरेट लॉयर हो जाता है।
दूसरी चीज जो हमारा है वो है लिटिगेशन। लिटिगेशन में कोई लिमिट नहीं है, फैमिली लॉयर, क्रिमिनल लॉयर, सिविल लॉयर, आर्बिट्रेशन लॉयर, उसमें बहुत ज्यादा वैरायटी हो जाती है, वैरायटी हो जाती है। और उस चीज में फायदेमंद जो मेजर डिफरेंस जो मेरे को लगता था कि जो मैंने इससे पहले उसमें आंसर भी दिया है, से फॉर एग्जांपल कि आप एक लोअर मिडिल क्लास से हैं, मिडिल क्लास से हैं, तो हमारी स्थिति ऐसी होती है स्टार्टिंग में, क्योंकि मैं भी सेम बैकग्राउंड से आया हूँ, तो हमें अर्न भी करना है। क्योंकि लिटिगेशन में क्या होता है कि स्टार्टिंग में पैसे आपको उतने नहीं मिल पाते, डिफिकल्टीज आती है, फाइनेंशियल डिफिकल्टी होती है, तो बड़ी दिक्कत वाली चीजें होती है, समझाना भी किसी को मुश्किल होता है। तो उस चीज में मैं कहूंगा अगर आपके पास ऑप्शन है तो सीधा कॉर्पोरेट ज्वाइन कर ले। अगर आपका बैकग्राउंड थोड़ा वैसा है, डिफिकल्टी आएगी फाइनेंशियल चीजों में, तो कॉर्पोरेट ज्वाइन करके एक फायदा यह होगा आपके पास अपर एंड आएगा कि आपकी सैलरी अच्छी होगी। मिनिमम 50-60 हजार से स्टार्ट करते हैं वो लोग, राइट। और अच्छी सैलरी पैकेज होती है, आप अच्छी सेविंग्स कर ले, फिर आप लिटिगेशन में भी मूव कर सकते हैं। और रही बात एमबीए और एलएलबी की, आप दोनों कर सकते हैं। वैसे तो मेरे हिसाब से तो एलएलबी ही काफी है, क्योंकि मेरे से बहुत सारे लोगों ने क्या कि भाई आप एलएलएम कर लो, ठीक है। मैं कहा एलएलएम करने का फायदा मेरे को बताओ, मेरे को जुडिशरी नहीं करनी, मेरे को दूसरे एस्पेक्ट में नहीं जाना, उसमें एलएलएम का बहुत फायदा है। लेकिन अगर प्रैक्टिस करनी है तो एलएलबी बिल्कुल सफिशिएंट है। उसके अलावा सारा टाइम आप प्रैक्टिस में दो, जितना टाइम प्रैक्टिस में दोगे उतना ही आप इसमें गेन कर पाओगे। जी जी संजय जी, सेकंड क्वेश्चन। Thank you. Yes, sir. The second question है how to make the most out of LLB in Delhi in terms of internship and other opportunities. अब देखो दिल्ली एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ऐसे है हमारे लिए, क्योंकि दिल्ली में 7 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट भी दिल्ली में है हमारा, और सुप्रीम कोर्ट भी दिल्ली में है। और बहुत सारी फर्म्स, आईटीएटी हो गए, इनकम टैक्स के जो कोर्ट्स होते हैं, सीएटी हो गया जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कोर्ट्स होते हैं, एनसीएलटी कंपनी, एनसीएलटी की अपील, सारी मतलब इतने सारे ट्राइब्यूनल, इतने सारे कोर्ट्स हैं और उतने ही सारे लॉ ऑफिस हैं। तो दिल्ली में अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। दिल्ली में करने का फायदा ये है, आपको जगह जगह अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आपके सीनियर हर जगह प्लेस होंगे, तो हर जगह कोर्ट का फायदा होता है। से फॉर एग्जांपल आप किसी रिमोट एरिया से लॉ कर रहे हैं, राइट, किसी अलग स्टेट से लॉ कर रहे हैं, तो मैक्स टू मैक्स वहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होंगे 2 से 3, वो भी बहुत रिमोट एरियाज में होते हैं। दिल्ली बहुत ज्यादा बड़ी है नहीं, छोटी छोटी डिस्टेंस पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप पटियाला हाउस कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वहां पे अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो क्या फायदा है, पटियाला कोर्ट से वॉकिंग डिस्टेंस पे दिल्ली हाई कोर्ट है, वॉकिंग डिस्टेंस पे सुप्रीम कोर्ट है, तो आप तीनों कोर्ट्स कवर कर सकते हैं। मैं जनरली यही करता हूँ, जो मेरे तीनों कोर्ट में केसेस होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी होते हैं, हाई कोर्ट में भी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी होते हैं। तो कई बार होता है, मोस्टली होता है हफ्ते में 2 से 3 दिन ऐसे होते हैं कि मैं तीनों कोर्ट्स विजिट करता हूँ, ठीक है। तो फायदा ये है दिल्ली में लॉ करने का कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है। सर थैंक यू सर। एक और क्वेश्चन है कि हाउ फर्स्ट जनरेशन स्टूडेंट्स कैन मेक देयर करियर इन लॉ, सम टिप्स। एंड सर दिल्ली में प्रैक्टिस करने के लिए इंग्लिश कितनी जरूरी है? हाँ इंग्लिश, अब इंग्लिश में मैं एक चीज बता देता हूँ कि अभी ग्रेजुएशन में बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं, मतलब 50% नहीं, थोड़े उनसे कम, कि जिनका हिंदी बैकग्राउंड है, जिन्होंने ग्रेजुएशन अपनी हिंदी में करी है। और फिर फैकल्टी ऑफ लॉ में क्या है कि मेजोरिटी जो स्टडी मटेरियल है आपका, केस मैट से लेके आपकी इवन दुख की सारी चीजें इंग्लिश में होती हैं, ठीक है। तो मेरा मानना यह है कि आप उसको स्विच कर जाइए, क्योंकि बहुत आसान है। हिंदी में लॉ बहुत डिफिकल्ट है, मतलब यूपी में मोस्टली सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में हिंदी में चलता है। तो जब हम कभी जाते हैं, जैसे गाजियाबाद कोर्ट जाते हैं, तो वहाँ सारी ड्राफ्टिंग मेजोरिटी हिंदी में चलती है, तो हिंदी की ड्राफ्टिंग बड़ी डिफिकल्ट है। और मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी डिले, आप इंग्लिश को कन्वर्ट हो जाइए, राइट। और इससे पहले क्या क्वेश्चन था वो एक बार रिपीट कर देंगे, इसी का जो पार्ट था, फर्स्ट पार्ट। सर इसका था कि as a first generation lawyer, can you give us some tips to make a career in law? ठीक है, देखो भाई मैं भी फर्स्ट जनरेशन हूँ, ठीक है। मेरे को बड़े लोग डराते थे कि यार कैसे हो पाएगा, बहुत सारे दोस्त थे जिनके फादर फोर फादर सब लॉयर्स थे, किसी के जज भी थे, ठीक है, किसी के भैया एडवोकेट थे, तो उनको हेल्प मिल जाती थी। भाई हम कहते थे यार कि हमारे तो कोई जानने वाला भी लॉयर नहीं है, पूरी फैमिली में मामा चाचा ताऊ सबसे पहले लॉयर हम ही है, तो कैसे करें। तो अभी मेजोरिटी सारे जितने भी है, मेजोरिटी फर्स्ट जनरेशन आ रहे हैं। आप ये देखिए आपकी क्लास में भी मेजोरिटी फर्स्ट जनरेशन की होगी, तो इसमें कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐसा अपॉर्चुनिटी आप डील करिए। और जो मैंने कहा है कि अपनी सोशल मीडिया और पब्लिक प्रेजेंस को अपना मॉनिटर कीजिए, पब्लिक प्रेजेंस को स्ट्रांग बनाइए,
फर्स्ट ईयर से ही आप लॉयर बन जाते हैं, अपने दिमाग में ये रखिए। आप फर्स्ट ईयर लॉ स्टूडेंट है तो यू आर अ लॉयर। आप जहां भी फंक्शंस में जा रहे हैं, पार्टीज में जा रहे हैं, या फिर सोशल गैदरिंग कर रहे हैं, थोड़ा सोशल हो जाइए और सबको बताइए दैट यू आर परसुइंग लॉ। परसुइंग लॉ करने से ही होगा कि आप उनके दिमाग में रहेंगे कि ये थोड़े टाइम बाद लॉयर बन जाएगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि थ्रू आउट योर लॉ जर्नी ऑल्सो आपके पास बहुत सारी क्वेरीज आएंगी लोगों की, क्योंकि इंसान आपसे, लोग जितने भी रिलेटिव जानने वाले आपसे हेल्प जरूर मांगेंगे। और इतना डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, फोकस करेंगे, मेहनत करेंगे, डेडिकेशन करेंगे तो सब पॉसिबल है। और फर्स्ट जनरेशन लॉयर के पास बहुत सारे ऑप्शन है, मैं आपको बता रहा हूँ। जी सर। सर अनदर क्वेश्चन इज दैट जुडिशरी प्रेप के साथ हम प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या? अब ये भी क्वेश्चन, इसमें वीडियो, मैं एक्चुअली जितने भी आपके सारे क्वेश्चन है सबको ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे, तो ये सारे आप सब लोग जाके देख सकते हैं। तो इसका एक बड़ा अच्छा आंसर ये है कि जुडिशरी का देखो एक सिलेबस होता है, ठीक है। वो सिलेबस आप पहले उसको कंप्लीट कर दीजिए। जैसे आपकी 3 साल की लॉ खत्म हुई, 1 साल या 1.5 साल जितना भी आपको चाहिए बैठ जाइए और सारा लिस्ट बनाइए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देखते हुए। ये देखिए कौन सी जुडिशरी का फोकस करें, दिल्ली जुडिशरी है, बाकी जुडिशरी है, लॉ तो कॉमन है, बाकी लोकल लॉज ऐड हो जाते हैं। तो जुडिशरी की एक बार बैठ के सारा सिलेबस पढ़ लीजिए अच्छे से, सारी तैयारी कर लीजिए अच्छे से, ताकि आपका कोई भी सब्जेक्ट वीक ना रहे। फिर साइड बाय साइड जिस दिन आपका सिलेबस पूरा हो जाए, आप साइड बाय साइड प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए, क्योंकि मेमोराइज करने में, रिवाइज करने में उतना टाइम नहीं जाएगा। और प्रैक्टिस जैसे स्टार्ट करेंगे आप पॉजिटिव रहेंगे और आपका माइंड अच्छा रहेगा। तो पहले सिलेबस आप पूरा कर लीजिए अपना जुडिशरी का, फिर प्रैक्टिस में आ सकते हैं साइड बाय साइड। जी सर, लास्ट क्वेश्चन है ये। इंटर्नशिप को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो आप थोड़ी बात कर भी चुके हैं उसके बारे में, बट कोई पूछ रहा है कि सर पेड इंटर्नशिप पॉसिबल है और एज अ स्टूडेंट इजी नहीं होता फाइनेंसेस मैनेज करना, बिकॉज एक लॉ का ऐसा परसेप्शन है कि बहुत लेट में आके आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं एज एन एडवोकेट। ये भी अच्छी चीज है कि अभी तो अगर मैं कहूँ कि बहुत डिसपॉइंट नहीं करूंगा कि काफी सारी लॉ फर्म जो एडवोकेट्स होते हैं, इवन ग्रेजुएशन जब लॉयर बन जाते हैं तो उनको भी बहुत मिनिमम अमाउंट देते हैं ताकि खर्चा चल सके। और इंटर्नशिप्स पेड है, मैं मना नहीं कर रहा, नहीं है, अच्छी फर्म्स में है, बहुत सारी चीजों में इंटर्नशिप पेड भी है, बट नॉर्मली इंटर्नशिप्स पेड नहीं है। अब इंटर्नशिप्स को पेड बनाना आपके हाथ में है। कैसे? कि आप जिस भी ऑफिस में ज्वाइन करेंगे वहां डेडिकेशन के साथ काम करिए, दिखाइए आपकी कैपेबिलिटीज, आप मेहनत कीजिए, आप उनको दिखाइए आप उनके लिए एक एसेट्स हैं। अगर आप उनको दिखा देंगे कि आप उनके लिए एसेट्स हैं, तो 100% आपको कुछ ना कुछ रिम्यूनरेशन हर मंथ में देंगे जरूर। चाहे आपकी इंटर्नशिप 0 से स्टार्ट हुई हो, कोई स्टाइपेंड तय नहीं हुआ हो, लेकिन आप मेहनत करके दिखाएंगे, उनको दिखा देंगे आपके अंदर क्रेडिबिलिटी है, डेडिकेशन है, तो 100% आपको देंगे। इवन हम करते हैं, जो भी इंटर्न्स हमारे पास साथ आते हैं उनको हम कुछ ना कुछ करते हैं। से फॉर एग्जांपल किसी को कहीं भेज दिया, भाई वो फाइलिंग कर देना, वो ड्राफ्टिंग कर देना, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो आपको बस अपनी वैल्यू दिखानी है। कोई लॉयर पे करने से मना नहीं करता, बस आपको दिखाना पड़ेगा यू हैव दैट कैपेसिटी टू गेट दैट मनी फ्रॉम दैट। थैंक यू सर। अब मैंने बोला था लास्ट क्वेश्चन है, पर सर ये लास्ट क्वेश्चन मतलब आई थिंक ये सारे सेकंड ईयर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है सर। तो बेयर एक्ट जब हम करते हैं, लैंग्वेज उसकी थोड़ी आपको पता है कॉम्प्लिकेटेड लगती है, तो एनी सजेशंस कि हम उसके थ्रू नेविगेट कैसे करें? देखो, बेयर एक्ट को याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप उसको किसी केस लॉ से रिलेट कर लो। आप से फॉर एग्जांपल 302 सेक्शन पढ़ रहा है आईपीसी का, 376 आईपीसी का पढ़ रहे हो, कोई भी सेक्शन पढ़ रहे हो, उसको किसी केस लॉ से रिलेट कर लो, उसके ऊपर कोई केस लॉ पढ़ लो। जिस दिन आप उसके साथ कोई केस लॉ पढ़ लोगे, वो सेक्शन आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे, मेरी गारंटी है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अब लिटिगेशन कर रहा हूँ तो मेरे को पता है, जैसी सेक्शन के साथ आप केस लॉ कोई पढ़ लेते हो तो आप फिर रिलेट करते हो, आप कभी उस सेक्शन को भूलोगे ना, उसके जो एसेंशियल पॉइंट्स है ना उनको भूलोगे कभी। जी थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आप आए यहाँ पे। मैं अंशुल और ऋषभ को इनवाइट करती हूँ जस्ट टू एड्रेस द वोट ऑफ थैंक्स टू यू सर। कोई नहीं, अभी अगर 1-2 क्वेश्चन और बचे तो पूछ सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, किसी का कुछ हो, क्योंकि एक क्वेश्चन आंसर होता है तो काफी सारे लोगों की क्वेरी सॉल्व हो जाती है, तो 1-2 कोई मुझे परेशानी नहीं, पूछ सकते हो आप। सर एक क्वेश्चन है कि लीगल रियल में अपकमिंग सब एरियाज क्या हैं, स्पेशली एआई की एज में क्या लॉयर्स को जरूरत कम हो जाएगी क्या? जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगा तो क्या लॉयर्स की जरूरत इसमें कम हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, लॉयर्स को रिप्लेस किया नहीं जा सकता। मैं इसलिए प्रैक्टिकलिटी बता रहा हूँ कि
मेरे पास काफी सारे प्रोबोनो क्लाइंट भी, प्रोबोनो जिनके मैं फ्री में काम करता हूँ। अब एआई क्या उनके फ्री में काम कर देगी? कभी एआई तो किसी का फ्री में काम नहीं करेगी। और दूसरा, एक क्लाइंट को समझना, उसको इमोशनली सपोर्ट करना भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। ऐसा नहीं होता कि हमने क्लाइंट का केस लड़ लिया, कोर्ट में खत्म। हमको रात रात में भी कॉल आती है क्लाइंट्स की। एक उनको इमोशनली समझाना, अंडरस्टैंड कराना, एक अनपढ़ आदमी को समझाना, कोई पढ़ा लिखा होता है तो उसको समझाना और डिफिकल्ट होता है, जिसको पढ़े लिखा नहीं होता उसको भी समझाना डिफिकल्ट चीज है। तो वो लॉयर हम ही लोग कर पाएंगे, ह्यूमन लोग कर पाएंगे, एआई नहीं कर पाएगी। तो उस वो बिल्कुल नहीं हो सकता वो कभी। इंडिया में तो प्रैक्टिकल है ही नहीं बिल्कुल। ठीक है सर, तो एक लीगल रिसर्च और ड्राफ्टिंग को रिलेटेड भी क्वेश्चन है। मिहिका ने लिखा है कि सर कैसे करते हैं लीगल रिसर्च और ड्राफ्टिंग। देखो, ड्राफ्टिंग का सबसे मेन जो मैं कहता हूँ कि ड्राफ्टिंग सीखनी है तो क्या करना है, ड्राफ्टिंग सीखनी है तो ड्राफ्टिंग करो, ड्राफ्टिंग स्टार्ट कर दो, चाहे कुछ भी करो। और मैंने बताया था एक वीडियो के जरिए कि ड्राफ्टिंग कैसे सीख सकते हैं। अगर आप लॉ स्टूडेंट है, आप एक ड्राफ्टिंग का पेपर होता है जो लास्ट ईयर में आता है, आपका 5th सेमेस्टर में शायद आएगा आपका सब्जेक्ट ड्राफ्टिंग का। उसका केसमेट अवेलेबल है आपकी वेबसाइट पे, फैकल्टी ऑफ की वेबसाइट पे उसका केसमेट अवेलेबल होता है। उसमें सारे फॉर्मेट्स हैं, कोई सूट कैसे बनाते हैं, रिट कैसे बनाते हैं, कंप्लेंट कैसे बनाते हैं, सारे फॉर्मेट है उसमें। और आप उसके लिए क्या कर सकते हैं कि आप क्वेश्चन आंसर भी होते हैं जो आपके हर साल के क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन पेपर्स, आप उन क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करिए और उनको से फॉर एग्जांपल किसी में सिचुएशन दे रखी हो तो उसमें कि ये सिचुएशन है, इसमें आपको रिट बनानी है, तो रिट का फॉर्मेट उठाइए ड्राफ्टिंग के डायरेक्ट से, और प्रॉब्लम उठाइए वहां से, उसको एक्सपेरिमेंट कीजिए, बनाइए। और जैसे जैसे स्टार्ट करते रहेंगे वैसे ड्राफ्टिंग स्टार्ट होती रहेगी। पहले ड्राफ्ट मैं आपको बताता हूँ कि मैंने सबसे पहले एसएलपी ड्राफ्ट करी थी, स्पेशल लीव पिटीशन, जो आर्टिकल 136 में सुप्रीम कोर्ट में फाइल होती है। जब भी कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ रेज होता है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में फाइल करते हैं। तो मैंने पहली एसएलपी ड्राफ्ट करी थी 2.5 से 3 दिन, मतलब मुझे 3 दिन लगे ड्राफ्ट करने में। आज वही एसएलपी में 2 से 3 घंटे में कर देता हूँ। तो वही है कि आप जितना प्रैक्टिस करते रहेंगे, जितनी ड्राफ्टिंग कर देंगे, उतनी ड्राफ्टिंग इंप्रूव होती रहेगी। और बहुत ही फिक्स वर्ड्स हैं इस लॉ की। और ये होगी, जैसे कि कंफ्यूजन रहती है कि हमारी इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है तो क्या मैं ड्राफ्टिंग उतनी अच्छी कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। ये दो डिफरेंट एस्पेक्ट है कि इंग्लिश अगर आपकी वीक भी है ना तो भी आप ड्राफ्टिंग अच्छी कर सकते हो, कि जो हमारे लॉ में वर्ड्स यूज होते हैं बड़े कॉमन है। आपको बस उन वर्ड्स के ऊपर कमांड बनानी है कि मुझे ये वर्ड्स अच्छे से सीख लेने हैं ताकि आप ड्राफ्टिंग अच्छी कर सको। और इससे बेसिक इंग्लिश से भी आप अपनी अच्छी ड्राफ्टिंग कर सकते हो, अच्छे लॉयर बन सकते हो। जी सर। सर एक और जी क्वेश्चन है कि अपना लॉ फर्म एस्टैब्लिश करने में क्या हर्डल्स होते हैं। भाई, अपना लॉ फर्म स्टैब्लिश करने में सबसे पहली चीज होती है कि आपको काम आना चाहिए। काम मतलब कि आपको 3 चीजें होती हैं जो एक लॉयर के लिए जो इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि सबसे पहले ड्राफ्टिंग, आपको ड्राफ्टिंग करनी आनी चाहिए। दूसरा फाइलिंग, कि उसको फाइलिंग की एक ड्राफ्ट करना तो एक अलग चीज हो गई। उसको एक पूरी पिटीशन तैयार करना, कैसे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, कैसे इंडेक्स लगा रहे हैं, पेज नंबरिंग कैसे कर रहे हैं, एनेक्जर को कैसे मार्क किया जा रहा है, वकालतनामा कहाँ प्लेस किया जा रहा है, पूरी फाइल तैयार करना हो गई, फाइलिंग करना। फिर उसको प्रेजेंटेशन, आर्ग्यूमेंट्स, जो आप मूट कोर्ट वगैरह में पार्ट लेंगे, आर्ग्यूमेंट्स कैसे करते हैं। तो 3 चीजें आपको जिस दिन आ जाए, इनका 70% भी आ जाए तो आप अपना इंडिपेंडेंट होना सोच सकते हैं, अपनी फर्म खोलना सोच सकते हैं। क्योंकि लॉ एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप जिंदगी भर सीखोगे। ये नहीं कि पहले 3 साल सीख लिए तो आगे बस पूरा आ गया, अब वही चलना है। तो इसलिए इसको प्रैक्टिस बोलते हैं। जिस दिन आपको 3 स्टेजेस आ जाए, आप अपने अलग से सेपरेट हो जाना, लॉ फर्म खोल लेना। जी सर। सर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आप कोई डिप्लोमाज या ऑनलाइन जैसे सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं वो रिकमेंड करते हो जिससे हमारा थोड़ा स्किल डेवलपमेंट हो या मार्केट वैल्यू बढ़े। भाई देखो, ये सब चीजें थोड़ी फायदेमंद होती है जब आपको सिर्फ फर्म में प्लेसमेंट लेनी है। से फॉर एग्जांपल कि आपने आईपीआर में कोई डिप्लोमा कर लिया, आपने लॉ एलएलबी कंप्लीट करी, फिर आपने कोई स्पेशली ट्रेडमार्क में कोई कर लिया डिप्लोमा कि आपको ट्रेडमार्क का करना है, आईपीआर के केसेस करने हैं, या फिर आपने आर्बिट्रेशन में कोई डिप्लोमा कर लिया, तो वो डिप्लोमा वहां आपके बिल्कुल हेल्पफुल होंगे, नो डाउट। लेकिन अगर आपको लिटिगेशन करनी है, जिसमें मेनली लिटिगेशन में 3 चीजें आती है हमारी, सीआरपीसी, आईपीसी, सीपीसी, सिविल और क्रिमिनल सारा कवर हो जाता है, एविडेंस एक्ट, 3-4 चीजें। तो उसमें उतना डिप्लोमा का वैल्यू नहीं होती। लेकिन हाँ, अगर आपको फर्म में प्लेस होना है, किसी पर्टिकुलर फर्म में जो इस चीज में स्पेशलाइज्ड है, आर्बिट्रेशन या आईपीआर किसी अन्य फील्ड में, तो उसका डिप्लोमा कर लेंगे तो ऑब्वियसली हेल्पफुल होगा आपके लिए।